कीर्ति गोयल। यस कुछ अपने विषय में बताएं हमें। सर, मेरा नाम कीर्ति गोयल है और मैं राजस्थान से हूँ। मैंने बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री से ग्रेजुएशन की है और प्रेजेंटली मैं जयपुर में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर हूँ सेक्रेटरीट में और ग्रीवियंस रिड्रेसल पे काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, आपने सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी लिया है? यस सर। तो वेटनरी एंड एंथ्रोपोलॉजी क्या कोरिलेशन है दोनों के बीच? सर, बेसिकली जो वेटनरी है वो एनिमल साइंस को स्टडी करती है और जो एंथ्रोपोलॉजी है वो ह्यूमन साइंस को स्टडी करती है, लेकिन इनकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ह्यूमंस और एनिमल्स की काफ़ी कोरिलेट करती है। तो ये इनमें बेसिक सिमिलैरिटी है। तो आप इस बैकग्राउंड एंथ्रोपोलॉजी और वेटनरी साइंसेज, ये जो दो आपके बैकग्राउंड हैं, इनका उपयोग आप सिविल सर्विसेज में अगर आपका चयन होता है तो कहाँ करेंगी आप? सर, सिविल सर्विसेज में हमारा जो वर्किंग एरिया होता है काफ़ी डाइवर्सिफाइड होता है, तो हम इसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं एनिमल लाइफ स्टॉक सेक्टर को इम्प्रूव करने में, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने में, कैसे मैं वेटनरी साइंस की नॉलेज को इस सेक्टर के डेवलपमेंट में यूज़ कर सकती हूँ। जो भी मैंने ग्रेजुएशन में वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ा, कैसे उनका फीडिंग स्टॉक बढ़ा सकती हूँ, कैसे एनिमल्स की हेल्थ में एनिमल्स की जो डिजीज़ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में मैं इसको एनिमल सेक्टर के डेवलपमेंट में, लाइफ स्टॉक सेक्टर के डेवलपमेंट में यूज़ कर सकती हूँ। और इस ज्ञान का उपयोग आप ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं करेंगी, सिर्फ एनिमल्स के लिए करेंगी? जैसे दूसरे शब्दों में आपको बोलना चाहता हूँ, मान लीजिए आपका चयन हो जाता है और आप राजस्थान की हैं, राजस्थान में ही आप प्रशासनिक सेवा में चली जाती हैं, तो आपने अभी हमें बताया कि एनिमल्स के हेल्थ के लिए आप कंसर्न हैं और देखना चाह रही हैं। मेरा कहना है कि राजस्थान में जो अभी हेल्थ की समस्याएं हैं उससे आप वाकिफ़ होंगी। यस सर। तो उसमें आपका क्या योगदान होगा? सर, प्रॉपर हेल्थ मैनेजमेंट में कर सकती हूँ और इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट में जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है वो इकोनॉमिकली, जैसे राजस्थान डेजर्ट एरिया है और वहाँ की जो इकोनॉमी है काफ़ी हद तक लाइफ स्टॉक सेक्टर पे डेवलप करती है, डिपेंड करती है। तो ह्यूमन का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती है लाइफ स्टॉक सेक्टर की हेल्प से, जैसे कि डेयरी इंडस्ट्री को डेवलप करके या फिर मीट इंडस्ट्री, वूल इंडस्ट्री, इन सब को डेवलप करके जो राजस्थान की इकोनॉमी को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, जो इनडायरेक्टली ह्यूमन ग्रोथ से रिलेटेड है। तो चलिए, राजस्थान की महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में क्या बताना चाहेंगी हमें आप? सर, राजस्थान में वुमेन हेल्थ के कुछ इश्यूज़ हैं जिन पे राजस्थान गवर्नमेंट ने काफ़ी काम भी किया और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला है। जैसे कि जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो पहले काफ़ी हाई थी, अब इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की का काफ़ी प्रमोशन हुआ है। राजस्थान की जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टिलिटी रेट काफ़ी डिक्लाइन हुई है और इसके अलावा इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट में भी काफ़ी सुधार आया है। इसके अलावा जो वुमेन की हेल्थ प्रॉब्लम है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, ये मेन जो दो समस्या है। और तीसरी जो वुमेन हेल्थ या एक सोशल इशू है, जो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, राजस्थान में वो भी काफ़ी प्रिवेलेंट है। तो ये मेनली 3 इश्यूज़ हैं। अच्छा, ये बताएं, प्रायः समझा जाता है कि हमारे यहाँ हेल्थ केयर बहुत ही महंगा हुआ है। अगर आप बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, आप बीमार अगर पड़ गई इस अपने देश में, तो आपको हेल्थ केयर के नाम पे बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो अगर आप प्रशासनिक सेवा में आती हैं तो कौन से कंक्रीट स्टेप्स लेंगी कि अफोर्डेबल आप हेल्थ सर्विसेज आप दे पाएंगी? सर, बेसिकली 3 स्टेप्स हैं लूँगी मैं हेल्थ सिस्टम को प्रमोट करने के लिए, ताकि हम उसको अफोर्डेबल बना सकें। सर, फर्स्टली जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है पुअर सेक्टर को, तो सर उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना और जो हमारी जनरल पब्लिक है उसको इसके बारे में अवेयर करना, क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत देखने में आती है वो ये है कि लोग अवेयर ही नहीं है कि उनके लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी है। तो मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर इस स्कीम को प्रमोट करूँगी ताकि लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले, जिससे उनका
जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है कम हो सके। और सर इसके अलावा मैं पब्लिक हेल्थ सिस्टम और प्राइवेट हेल्थ केयर इन दोनों में कोलैबोरेशन करूँगी, ताकि जो प्राइवेट हेल्थ सिस्टम है वो भी लोगों के लिए कुछ हद तक अफोर्डेबल हो सके। और सर थर्ड मेन जो समस्या देखने को आती है सामने, वो डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होना, प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना। तो सर मेरे लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू रहेगा। ये भारत सरकार ने अभी हाल फिलहाल में एक बड़ा ही साहसिक कदम उठाया है हेल्थ सेक्टर में, पता होगा आपको। यस सर। तो आपका क्या विचार है, ये जो कदम भारत सरकार ने उठाया है ये प्रशंसनीय है, और दूसरा ये क्या कदम इम्प्लीमेंटेबल है? सर ये कदम प्रशंसनीय है क्योंकि ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है 5 करोड़ फैमिलीज़ को। और सर इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये स्कीम है क्या ये? सर आयुष्मान भारत स्कीम। हाँ, क्या है स्कीम के बारे में कुछ बताएंगे हमें? आपने कहा ना 5 करोड़ जनता को कवर करते हैं, सिटीजन्स को। स्कीम के फीचर्स क्या हैं? कुछ इंश्योरेंस की बात है इसमें कुछ? यस सर, हेल्थ इंश्योरेंस की बात है, जो एक मिनिमम प्रीमियम जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनको भरना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ एनुअल है सर, डाटा मैं श्योर नहीं हूँ थोड़ा। और सर इसमें सॉरी सर, मेरे को इसके प्रोविज़न याद कोई नहीं। बात नहीं। कीर्ति, आप तो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर है ना? यस सर। सप्लाई में आधार की क्या भूमिका है? सर आधार कार्ड ने डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। सर इनिशियली जो इंक्लूज़न और एक्सक्लूज़न एरर्स थे कि जो बेनिफिशियरी की प्रॉपर टारगेटिंग नहीं हो पाती थी, जो पुअर थे वो इंक्लूड नहीं हो पाते थे, और जो फेक बेनिफिशरीज थे वो इंक्लूड हो जाते थे, तो आधार ने उसको ख़त्म किया है। और सर इसके अलावा जो इशू था बोगस राशन कार्ड या जो फेक बेनिफिशरीज आ जाते थे, आधार ने उनको भी आइडेंटिफाई किया है। और सर इसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि जिससे पब्लिक डिलीवरी सिस्टम एफिशिएंट हो सके और लोगों को राशन या अदर सिविल सप्लाईज हैं जैसे चीनी, केरोसिन, उनकी प्रॉपर डिलीवरी हो सके। अच्छा, जो बातें आपने बताई, क्या आधार के बिना ये सब संभव नहीं है? सर आधार के बिना सर जो इश्यूज थे, जैसे लीकेजेस हो रही थी, डाइवर्जन हो रहा था सप्लाईज का, और इसके अलावा सर होर्डिंग और ये मतलब राशन डीलर्स की जो अकाउंटेबिलिटी थी या जो एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंटेबिलिटी थी वो हम प्रॉपरली इंश्योर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब ट्रांसपेरेंट मैनर में हम फूड एंड सिविल सप्लाईज इंश्योर कर पा रहे हैं आधार के इंट्रोडक्शन से। यानी आपके ओपिनियन में आधार ज़रूरी है? जी सर। चलिए, आपने तो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा हुआ है ना? सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों में क्या अंतर है? सर सोशियोलॉजी है जो मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटीज़ को स्टडी करती है, जबकि एंथ्रोपोलॉजी प्रिमिटिव और मॉडर्न ह्यूमन सोसाइटीज़ दोनों को स्टडी करती है। एंथ्रो का अर्थ क्या होता है? सर एंथ्रो का अर्थ है ह्यूमन साइंस, मानव विज्ञान। मानव विज्ञान। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है ये? सर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है जो ह्यूमन रिमेन्स या मटेरियल रिमेन्स जो हमें एक्सकेवेशन से मिलते हैं, जिसके थ्रू हम प्रिमिटिव सोसाइटीज़ को स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हड़प्पा के रिमेन्स मिल रहे हैं तो हम उनकी सोसाइटीज़ को स्टडी करते हैं कि कैसा उनका रहन सहन था, कैसा उनका खान पान था, क्या उनका कल्चर था। तो ये सब स्टडी करने में हेल्प करती है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो इतिहास वाले भी तो यही काम करते हैं, तो इतिहास और आप में क्या अंतर है? चलिए कोई बात नहीं, आप मुझे दूसरे, ये कल्चरल एवोल्यूशन सुना है आपने? कल्चर एवोल्यूशन? हाँ। यस सर। क्या है ये? सर ये कल्चर का एवोल्यूशन शो करता है कि कैसे सोसाइटीज़ डेवलप हुई। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जो मैरिज का सोशल सिस्टम है वो कैसे डेवलप हुआ, जैसे पहले प्रोमिस्क्यूसिटी थी, नहीं फिर आप अपने, मैं तो सीधे आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जी सर। वहाँ कल्चर एवोल्यूशन में हाँ जी, प्री हिस्टोरिक कल्चर के बारे में बात की गई है। जी सर। आप तो सीधे मॉडर्न पर आ गई, प्री हिस्टोरिक कल्चर के बारे में। जी तो सर। प्री हिस्टोरिक कल्चर का अर्थ क्या हुआ? सर प्री हिस्टोरिक कल्चर है जो आदि मानव थे, सर उनका क्या कल्चर था। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि इनिशियली जो था वो कम्युनिटी या एसोसिएशन की भावना नहीं थी, एक जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल था वो फॉलो किया जाता था। फिर धीरे धीरे कैसे कम्युनिटी एसोसिएशन शुरू हो गया। डिफरेंट एजेस हैं, अलग अलग
काल हैं, यस सर, जैसे पूरा पाषाण काल है, Yes, इस sir. तरह कुछ Yes, पता है sir. आपको? Yes, sir. क्रमानुसार मुझे बताएंगे कौन कौन थे? यस सर। सर लोअर पेलियोलिथिक पीरियड था, फिर मिडल पेलियोलिथिक पीरियड आया, उसके बाद अपर पेलियोलिथिक पीरियड आया सर, फिर हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन आई। मेसोलिथिक छोड़ देंगे हम, मेसोलिथिक पीरियड, सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं। ब्राइड प्राइस तथा डॉरी, क्या अंतर है दोनों में? सर ब्राइड प्राइस जो था, जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी उसमें प्रिविलेंट था, जो कि वुमेन की एक फैमिली में इम्पोर्टेंस को शो करता था कि वुमेन एक फैमिली का एसेंशियल पार्ट है, और जब उसकी मैरिज होती है तो जो लड़के वाले होते हैं वो लड़की की फैमिली को कुछ प्राइज देते हैं, क्योंकि जो वुमेन है उनके इकोनॉमिक लड़के के फैमिली को देते हैं या लड़के का फैमिली लड़की की फैमिली को देता है? लड़के की फैमिली लड़की की फैमिली को देती है, लड़की की फैमिली को देते हैं। और डॉरी में क्या और होता है? सर डॉरी आज डेवलप हो गई है एक सोशल एविल के थ्रू, जिसमें जो मैरिज है उसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसमें लड़की मैं तो दोनों में जस्ट डिफरेंस पूछा था, इतना एलाबोरेशन नहीं। आपने उसमें कहा जो लड़के द्वारा लड़की की फैमिली को दिया जाना ब्राइड प्राइस, तो ठीक उसका उल्टा दहेज में, हाँ जी, डॉरी में यही लग रहा है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, एक सवाल का और जवाब दीजिए। मेलिनोस्की यस सर, और रेडक्लिफ ब्राउन, यस सर। क्या अंतर है दोनों में? सर मेलिनोस्की एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फंक्शनलिज्म थ्योरी दी थी, जिन्होंने बताया था कि जो सोसाइटी है उसका वो सोसाइटी जो बनी है वो ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए बनी है। ह्यूमन की अलग अलग नीड्स हैं, उसके लिए सोशल सिस्टम्स बने हैं, जैसे कि उस ह्यूमन की बायोलॉजिकल नीड्स है, ह्यूमन की सोशल नीड्स है। जबकि जो रेडक्लिफ ब्राउन थे उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने इंडिविजुअल से ऊपर सोसाइटी को रखा था। उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल सोसाइटी का एक पार्ट है जो सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए एक रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है, हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जैसे सेल काम कर रही हैं, वैसे सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ह्यूमन काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। कीर्ति कैसा महसूस कर रही हैं? सर एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब है आज। कोई बात नहीं। मैं आपका ना इस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को देखकर समझने की चेष्टा कर रहा था। मुझे दो छोटी छोटी जानकारियाँ दीजिए। पहले तो आपका मीडियम ऑफ इंटरव्यू जो है वह आपने हिंदी क्यों चुना है, जब आप अंग्रेजी में परीक्षा देती रही हैं और आपने तो एक सेंस में मेडिकल साइंस और ये सब भी पढ़ा हुआ है, तो जाहिर है अंग्रेजी में ही पढ़ा होगा। यस सर। सर मैं इंग्लिश उतना प्रॉपरली बोल नहीं पाती, मैं लिख लेती हूँ बट। आप लिख लेती हैं, आप पढ़ लेती हैं और आप बोल नहीं पाती हैं, पर बोल नहीं पाती। चलिए क्या एंथ्रोपोलॉजिस्ट की तरह इस बात की जरा विवेचना कीजिए कि ऐसा क्यों? नहीं, इसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि आप फिलहाल राजस्थान में हैं, आप पूरी तरह से राजस्थान की निवासी हैं, फिर आपके परीक्षा के लिए आपका केंद्र चंडीगढ़ कैसे हुआ? सर चंडीगढ़ में कोई पेपर लीक कराने की व्यवस्था थी? नो सर। जी सर जो राजस्थान का जो सेंटर है जयपुर, वो एग्जॉस्ट हो गया था, तो फिर सेकंड प्रेफरेंस मैंने चंडीगढ़ भर दी थी। आपको सेकंड प्रेफरेंस मिला है, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला ही नहीं? सर वो ब्लॉक हो जाता है सेंटर अगर वहाँ पे सीट खत्म हो जाती है। सेकंड आपने फिर चंडीगढ़, वहाँ से सीधा चंडीगढ़ क्यों चुना? उसके रास्ते में तो बहुत सारी चीज़ें आई होंगी। सर चंडीगढ़ मेरे फ्रेंड्स का भी सेंटर था, तो इसलिए मैंने भरा। चलिए खैर, मैं आपको ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था। मुझे बताइए कि मनुष्य का जब विकास हुआ और इस विकास की प्रक्रिया में कम से कम दो महत्वपूर्ण चरण उसके आते हैं। एक तो वो जब वो इरेक्टस होता है, जब वो दो पैरों पे चलना शुरू करता है, और दूसरा उसके मस्तिष्क का आकार, खोपड़ी का आकार, स्कल का साइज बढ़ता है। इन दोनों ने सबजुगेशन ऑफ वेमेन में, स्त्रियों के मातहतीकरण में क्या भूमिका अदा? इट इज़ जनरली सेड कि अगर ये दो घटनाएं नहीं होती, मनुष्य उसी कपि मानव स्थिति में होता जिसमें वो चार पैरों पर चल रहा होता और उसके स्कल साइज इतना नहीं बड़ा होता जैसे कि चिंपैंजी के केस में और ओरंगुटन के केस में, तब ह्यूमन सोसाइटी मेल डोमिनेटेड नहीं होती, ये माना जाता है। सॉरी सर। नो, चलिए कोई बात नहीं।
मैंने देखा कि आपने लिखा है कि आपको पढ़ाना पसंद है। Yes. कहाँ पढ़ाती हैं आप? सर मेरे जो सिबलिंग्स हैं, छोटे कज़न हैं या हमारी कॉलोनी में कोई बच्चे हैं सर, उनको पढ़ाती हूँ। जरा कल्पना करके बताइए, आप तो मेडिसिन के काफ़ी क्लोज हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, आप एक डॉक्टर की तरह अगर सोचें और आपको कोई कहे कि कोई ऐसे ही चलता फिरता आदमी कि मुझे डॉक्टरी पसंद है, और उससे पूछा जाए कि आप डॉक्टरी कैसे करते हैं, तो वो कहे कि कुछ नहीं है, घर में छोटे बच्चे आते हैं, उनकी थोड़ा बहुत कभी कभी ऑपरेशन कर देता हूँ, कभी कभी इसी किस्म की चीज़ें कर देता हूँ। तो आपको ये हैरान करने वाली बात लगेगी? जी सर। मेरा सवाल आप समझ पा रही हैं? शिक्षण ही ऐसी चीज़ क्यों है, टीचिंग ही ऐसी चीज़ क्यों है जिसमें आपको लगता है ना किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ना किसी विशिष्ट स्किल्स की ज़रूरत है? एनीबॉडी हु लाइक्स कैन स्टार्ट टीचिंग, दो मेडिकल साइंसेज में ऐसा नहीं होगा। सर What is your opinion? Whether it is a specialized work or it is somebody, anybody can do it. सर ऐसा नहीं है कि टीचिंग के लिए स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती, इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स। Right. क्योंकि सर अगर इसमें स्पेशल स्किल्स मतलब किसी पर्सन के पास अगर स्पेशल स्किल्स नहीं है तो वो अपनी नॉलेज को प्रॉपरली ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। That's true. तो अब मेरा सवाल समझ पा रही हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने ऐसा क्यों माना कि चलिए पढ़ने को एक शौक की तरह लिया जा सकता है और उसके लिए अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेट्स डू इट। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। मैंने ये फील किया कि जब मैं पढ़ाती थी तो जो मतलब जिन भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ वो प्रॉपरली उसको एक्वायर कर पाते थे नॉलेज को, तो इसीलिए मैंने इसको चुना। आप क्लोजली चीज़ों को देख रही होंगी, मुझे बताइए कि ये जो CBSE का पेपर लीक का प्रोविज़न है, What are exactly the fault areas? आप ये समझिए कि आप एक कंसल्टेंट हैं और चूंकि हम लोग UPSC कंडक्ट करते हैं एग्जामिनेशन, हमें डर है कि लगभग उसी तरह से जैसे कि CBSE का पेपर लीक हुआ है, UPSC का पेपर भी लीक हो सकता है। Advise us the systemic changes we can bring so that the UPSC paper is not leaked based on the CBSE paper leak experiences. सवाल समझे? जी सर, फर्स्टली जो पेपर जनरेशन का जो प्रोसेस होता है और उसको सेंटर तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है ये पूरा मॉनिटर्ड होना चाहिए स्ट्रिक्टली। अभी क्या प्रोसेस है सर? अभी सर प्रॉपर तो नहीं पता मुझे, बट फिर भी मैं थोड़ा बता। सामान्य नियम है वो ये है कि CBSE के सेंट्रल जगह से पेपर्स को ट्रंक्स में जमा करके और जैसे बैंक में पैसा ले जाया जाता है ऐसे सील करके बैंक तक ले जाया जाता है, बैंक में रख दिया जाता है, बैंक के स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है। सुबह परीक्षा से पहले उसे निकाला जाता है, लॉक्ड रहता है और वो सेंटर पे पहुंचता है। सेंटर में जो अधीक्षक होता है वह उसको खोलता है और उसके बाद उस पेपर को 1 घंटे के पहले लगभग रूम्स के हिसाब से बनाया जाता है और फिर आधे घंटे पहले एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचा दिया जाता है। अब इससे ज़्यादा और क्या करें? सर जैसे इस इंसिडेंस में हुआ कि हमने प्रॉपर पर्सन डिसाइड कर रखा है कि कहाँ पे कौन पेपर लेगा और कौन उसको ओपन करेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी ढिलाई बरती गई। यहाँ पर सेंटर पे जिस पर्सन को पेपर लेने के लिए डिसाइड किया गया था उसकी जगह किसी अन्य 2 लोगों ने जो उन लोगों के हाथ में पेपर आ गए और वहीं से पेपर लीक हुआ। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर आप इसको मॉनिटर कर रही होती तो क्या बदलाव बताते कि ये किया जाए? व्यवस्थागत बदलाव क्या? सर जिस भी पर्सन को जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है उसकी प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी श्योर करती मैं कि यहाँ पर कोई भी ढिलाई नहीं आनी चाहिए, कि जिस भी पर्सन को अपॉइंट किया गया है, जिस भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को पेपर हैंडलिंग के लिए अपॉइंट किया गया है वो काम उसके द्वारा ही किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है। कीर्ति जी, आप मुझे बताइए कि राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ पे जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो बहुत कम है, न्यूनतम है? सर झुंझुनू। आप मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी ने कौन से मिशन की शुरुआत की है वहाँ से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अतिरिक्त? सर राष्ट्रीय पोषण मिशन। क्या है उसमें? सर उसमें जो वो उसका एक्सटेंशन ही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जिसमें गर्ल्स एजुकेशन के अलावा उनके न्यूट्रिशन पे भी, उनके प्रॉपर हेल्थ डेवलपमेंट पे फोकस किया गया है। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि क्यों बेटी बचाओ और क्यों बेटी पढ़ाओ? सवाल समझ रही है? क्यों बेटी बचाओ और क्यों बेटी पढ़ाओ? सर आज जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, आज भी कहीं ना कहीं पैट्रियार्कल माइंडसेट आज भी प्रेजेंट है इंडियन सोसाइटी में।
क्योंकि अगर हम देखें, डाटा देखें, तो वुमेन लिटरेसी रेट, चाइल्ड सेक्स रेशो, ये आज भी बहुत कम है, जितना रिक्वायर्ड थे उससे कम है। तो इसके लिए आज हमें एक कैंपेन करने की ज़रूरत पड़ रही है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए गर्ल एजुकेशन के लिए। जो आज फीमेल इन्फेंटिसाइड्स बढ़ रहे हैं उन केसेस को रोकने के लिए, तो इसके लिए ऐसे अभियान की ज़रूरत है कि लोगों में अवेयरनेस आए, उनका माइंडसेट हम चेंज कर सकें कि लड़की किसी भी तरीके से लड़के से कम नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जो वुमेन राइट एक्टिविस्ट है वो हमेशा कहती हैं कि पैट्रियार्की है सोसाइटी में, उसको ख़त्म करना है। अगर पिता पैट्रियार्की का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और वो सही बात परिवार में बता रहा है जिससे परिवार में एथिक्स और वैल्यूज़ आए, तो क्या बुरा है? ज़रूरी है कि विद्रोह किया जाए पिता के विरुद्ध? सॉरी सर, मैं समझ। पैट्रियार्की से मतलब ये है ना कि पुरुष का वहाँ पे पूरा दबाव है, पुरुष जो डिक्टेट कर रहा है वो आपके आचरण से लेके सारी चीज़ें वो डिक्टेट कर रहा है ना, इसलिए आप विद्रोह कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं है। जब पुरुष जब अच्छी बातें कर रहा है जिससे समाज में कोहेशन हो, फैमिली लेवल पे डिसइंटीग्रेशन की कम से कम गुंजाइश हो, तो क्या बुरा है पैट्रियार्की? तो चलना चाहिए फिर। नहीं सर, पैट्रियार्की फैमिली कोहेजन करती है, ये बात ठीक है, बट ये जो गर्ल्स के राइट हैं उनको वायलेट कर रही है सर। जैसे कि आज हम लड़कियों को शिक्षा लेने से रोक रहे हैं तो ये गलत है, आज हम भ्रूण हत्या कर रहे हैं तो ये गलत है। तो इसमें पैट्रियार्की कहीं से भी सही नहीं है सर। अगर वो वुमेन की प्रोग्रेस को रोक रही है तो पैट्रियार्की सही नहीं है। तो मतलब कि पैट्रियार्की को लेके हमारे पास सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन है कि ये चीज़ें जो हैं पैट्रियार्की की अच्छी हैं और ये चीज़ें अच्छी नहीं है। मान लिया आप रात में जा रही हैं, पिताजी ने ये कहा कि 8 बजे नहीं जाना चाहिए बाहर क्योंकि बाहर का माहौल ठीक नहीं है, तो आपके इंटरेस्ट की बात है, इस पैट्रियार्की को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगी? आप कहेंगे कि नहीं मेरा राइट है, राइट टू मूव फ्रीली, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज कर रही हूँ, मुझे जाने देना चाहिए। सर, मेरे फादर को ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि रात को 8 बजे बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना कैपेबल बनाया है सेल्फ डिफेंस। क्योंकि सर आज हम लड़कों को नहीं रोकते कि आपको नहीं जाना चाहिए 8 बजे बाहर, और अगर हम लड़कियों को शुरू से ही इतना कैपेबल बना दें, उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे कि वो खुद अपनी रक्षा कर सके, तो सर इन सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम डरे रात को बाहर निकलने से। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है, आप डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर हैं। यस सर। एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है एस्मा, एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, यस सर। सुना है इसके बारे में आपने? कब उसको इन्वोक करते हैं? सर इसको एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हैं? हाँ बताइए ना। सर अभी रिसेंटली राजस्थान में डॉक्टर स्ट्राइक हुई थी, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट किया था, जहां डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी छोड़कर और स्ट्राइक पे बैठे थे, जिससे पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा था। तो सर ऐसी कंडीशन जहां पब्लिक इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी हो जाए, तो वहाँ गवर्नमेंट इसको इन्वोक कर सकती है। सर कुछ इन्वोक करने का क्या रिजल्ट क्या होता है? सर गिरफ्तारी होती है अगर कोई भी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है प्रॉपरली इस एक्ट के थ्रू, तो गवर्नमेंट उसको फोर्स कर सकती है कि आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए, आपको ये सर्विस प्रोवाइड करनी है तो आप उसको प्रोवाइड कीजिए। ठीक सर। कीर्ति जी, आप ये बताइए कि आपने वेटरनरी साइंसेस पढ़ाई की है, यस सर। तो ऑक्सीटोसिन को लेके क्या विवाद है अभी? सर ऑक्सीटोसिन जो मिल्क लेट डाउन हार्मोन है, और सर इसके इंजेक्शंस यूज़ हो रहे हैं मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, तो सर इसमें ये तो इश्यूज है। इसमें क्या प्रॉब्लम कहाँ है? क्योंकि सर ये नेचुरल साइकिल को डिसरप्ट करता है एनिमल्स के। अच्छा सर हम अपने इकोनॉमिक गेन के लिए एनिमल्स के नेचुरल साइकिल को, उनकी हेल्थ को हार्म कर रहे हैं इस इंजेक्शन का यूज़ करके। एंड ये क्या गवर्नमेंट ने कुछ अभी इस पे निर्णय लिया है, बैन या रेगुलेशन, कुछ जानकारी है आपको? आपके हिसाब से क्या गवर्नमेंट को इसे बैन करना चाहिए, इसका यूज़ को, सर अगर ये हार्मफुल है तो? सर प्रॉपरली रेगुलेट होना चाहिए ये, मैं बैन को सपोर्ट नहीं करूँगी, बट प्रॉपरली रेगुलेट होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये रिक्वायर्ड होता है हार्मोन, बट इसका जो माल प्रैक्टिसेस में इसका यूज़ हो रहा है उसको ज़रूर प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए, उसको डिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि अभी कुछ सदर्न स्टेट्स अपोज कर रहे हैं फाइनेंस कमीशन के इस विचार को कि वो 2011 सेंसस को ध्यान में रखेंगे अपनी रिकमेंडेशंस देते हुए, तो क्या रीज़न है इसके पीछे?
सर जो साउदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर पॉपुलेशन स्टेबिलिटी है साउदर्न स्टेट्स में, और अगर हम 2011 की सेंसस देखें तो साउदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन कम हुई है और उसी के अकॉर्डिंग उनको जो पैसे की ग्रांट्स मिलेंगे, तो इस वजह से वो वेटेज रहता है पॉपुलेशन को? ये कुछ फिक्स नंबर है या हर फाइनेंस कमीशन अलग अलग डिसाइड करता है? कोई आइडिया नहीं है आपको? तो इससे मतलब सदर्न स्टेट्स को क्या प्रॉब्लम है, एज इन कि उनकी पॉपुलेशन अगर कम हुई है या नॉर्दर्न स्टेट्स की बड़ी है, तो ये तो इक्वालिटी के फेवर में ही जाता है कि मतलब जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो रिसोर्सेज वहाँ ज़्यादा देने की ज़रूरत है सरकार को? सर साउदर्न स्टेट्स को ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको 2.1 पे लाने के, तो उन्होंने उसमें पूरा सहयोग दिया। अच्छा, उन्होंने कहा कि हमने डेवलप किया और उसकी वजह से हमने डेवलप किया, इस वजह से हमें आज जो ग्रांट्स हैं कम मिल रही हैं, उसकी वजह से हमें इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, तो सर इसलिए वो अपोज कर रहे हैं इसको। तो आपका क्या मानना है कि मतलब जैसे इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो भारत सरकार को तो सभी पक्ष देखना पड़ेगा, फाइनेंस कमीशन भी भारत सरकार नियुक्त करती है जी सर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट हैज़ टू सी द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेट्स। यस सर। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए फाइनेंस कमीशन को? सदर्न स्टेट्स की डिमांड मान लेनी चाहिए? सर इस इशू पे प्रॉपर डिबेट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम देखें जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर सोशल इंडिकेटर्स हैं जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, वो भी आज बड़ा इशू है। तो वहाँ के लोगों को मतलब लॉन्ग टर्म में इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? चलिए आपने डिबेट बोल दिया, डिबेट 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, महीने भर चल गए, लेकिन एंड ऑफ द डे कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए होगा ना इस प्रॉब्लम का। क्या हम हमेशा पुराने आंकड़ों के हिसाब से ग्रांट देते जा सकते हैं? कोई सॉल्यूशन है आपके पास? चलिए, आप डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर हैं, तो आप ये बताइए कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ मेजर चैलेंजेस क्या हैं? सर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो जो पुअर पॉपुलेशन है उसको चीप प्राइजेस पे फूड अवेलेबिलिटी इंश्योर कराता है। और सर इसके मेन जो चैलेंजेस हैं सर, फर्स्टली तो प्रॉपर बेनिफिशियरी टारगेटिंग की, जो मैंने पहले भी अभी बताई थी, एक्सक्लूजन और इंक्लूजन एरर कि सर बहुत सारी पॉपुलेशन जो, ठीक है, तो एक तो टारगेटिंग ऑफ बेनिफिशियरीज हो गया। सेकंड जो लीकेजेस हैं, जो डाइवर्जन होता है, जो सप्लाईज हैं जैसे पीडीएस सिस्टम की गेहूं भी सर। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर आपको चॉइस हो कि आप बहुत ही इफेक्टिव टारगेटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये ज़रूर है कि कुछ परसेंटेज ऑफ जो बेनिफिशरीज हैं वो मिस आउट कर जाएंगे बेनिफिट्स, ठीक है, लेकिन टारगेटिंग बहुत एक्यूरेट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा चॉइस आपका ये है कि लीकेज जो है सिस्टम में, ठीक है, वो बना रहेगा, लेकिन कोई भी मतलब जो जेन्युइन बेनिफिशियरी है उसको डिनाई नहीं होगा। तो आप किस ऑप्शन को प्रेफर करेंगे? सर बेनिफिशरीज कोई भी डिनाई नहीं होना, कोई भी डिनाई नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी एक SC/ST एक्ट काफ़ी चर्चा में रहा है। जी सर। और इसमें बात हुई है कि जो डाइल्यूशन ऑफ द एक्ट है, ठीक है, और सेफगार्ड्स लाने की बात है, तो उसमें आपका चॉइस क्या होगा कि एक्ट को डाइल्यूट किया जाना चाहिए या सेफगार्ड्स आने चाहिए इसमें? सर अभी जो रीसेंट इशू है सर, इसमें ये इंश्योर किया गया है कि किसी के भी राइट वायलेट नहीं होने चाहिए, ना तो वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के होने चाहिए। लेकिन फिर बहुत वायलेंस हुई है, लोगों को तो ये पसंद नहीं आया है। सर लोगों को इसके बारे में एक्चुअली क्लैरिटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसने कहीं पे भी जो मेन प्रोविजन है उसको डाइल्यूट नहीं किया है। बट क्या ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस को डिसाइड किया उसमें कहीं भी ये एक्ट अपने आप में मुद्दे में नहीं था। लाइक एक अलग केस चल रहा था जिसपे कि 1 पर्सन वांटेड रिलीफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एम्बिट से बाहर जाके ये फैसला सुनाया है। सर सुप्रीम कोर्ट का रोल रहा है हमेशा कि
सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है कि ये हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो डाउरी इनहिबिशन प्रोहिबिशन बिल था उसमें भी सेम चेंजेस डिसाइड किए थे। और सर उसमें क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? उसमें तो मेरे ख्याल से जो सेफगार्ड्स लेके आए थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, मतलब जो थोड़ा सा जो लॉ ड्रैकोनियन है वो वैसा ही रहना चाहिए। सर उसमें चेंज बताए थे और अभी उस पे चल रही है सर प्रोसेस। मतलब अभी क्या एक्ट में क्या चेंज हुए हैं? सर उसमें भी यही था कि अगर कोई एक्यूज्ड है तो उसको बेल नहीं मिल सकती और सर वो उसका पासपोर्ट इशू नहीं हो सकता कि वो उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में जा सके। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिलैक्स किया था और मेनली उन्होंने जो एक फैमिली वेलफेयर कमेटी बनाई थी ताकि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जैसा कि इस एक्ट में भी किया गया है कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की बात की है, तो वैसे ही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जिस बंदे को एक्यूज कहा जा रहा है वो कहीं इनोसेंट तो नहीं है। तो सर ये आप श्योर हैं इस बारे में जो आपने अभी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डाउरी हैरेसमेंट वाले केस में ये फैसला सुना है? सॉरी सर, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस है, यस सर। ठीक है कीर्ति, तो अगर इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर आपको रिजर्वेशन के लिए क्राइटेरिया चुनना पड़े तो आप इकोनॉमिक क्राइटेरिया चुनेंगे आज के परिवेश में या सोशल क्राइटेरिया? सर सोशल बैकवर्डनेस। सोशल बैकवर्डनेस, यस सर, क्योंकि सर आज भी कम्युनिटीज़ हैं जिनको एजुकेशन की एक्सेस नहीं है, जो आज भी अनएम्प्लॉयड हैं। एंड इकोनॉमिक क्राइटेरिया डज नॉट मैटर सर, बट सोशल और एजुकेशन बैकवर्डनेस मोर मैटर। अच्छा, ठीक है। कीर्ति जी सर, आपने कॉलेज में रामलीला किया है, हमें 5 देशों का नाम बताएं भारत के अलावा जहां रामलीला मनाया जाता है। सर मैं 2 कंट्रीज़ के नाम बता सकती हूँ बट श्योर नहीं हूँ सर मैं इसमें। सर श्रीलंका और नेपाल आई थी। अच्छा, और इसकी जानकारी नहीं है आपको? अगर मैं कहूँ कि यूरोप में नीदरलैंड में भी रामलीला मनाया जाता है, नीदरलैंड का नाम सुना है? यस सर। तो आप सहमत होंगे हमारी बात से? सर मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप राजस्थानी डांस भी करती हैं? यस सर। ये कलबेलिया और घूमर डांस में क्या अंतर है? सर घूमर डांस है वो बहुत ही सॉफ्ट डांस है जिसमें बॉडी की मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती सर, जबकि कालबेलिया जो डांस है उसमें हीरोइक एक्शंस होती हैं, जैसे कि आंखों से रिंग उठाना। और जो घूमर है सर उसमें सर्कल मूवमेंट होती है, जबकि जो कालबेलिया है उसमें स्नेक लाइक मूवमेंट होती है, बॉडी को स्वर्ल किया जाता है स्नेक की तरह। सर बेसिक 2 डिफरेंस। ठीक है। और पद्मावत मूवी में एक डांस आया था, जी सर। किस पर बेस्ड था? सर वो घूमर डांस। घूमर पे था। किसने गाया था वो गाना? सर मैं श्योर नहीं हूँ बट आई थिंक श्रेया घोषाल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। योर इंटरव्यू इज ओवर, यू कैन गो नाउ।